सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर जिस चीज की डिस्कशन करेंगे मेरे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। हम मोशन डिस्कस करेंगे चार्ज पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस चैप्टर के अंदर जिन टर्म्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा वो होगा करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ये तीन मेजर टर्म्स हैं जिससे इस चैप्टर में आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इनके दरमियान का डिफरेंस समझाया जाता है और सर्किट्स कैसे वर्क करते हैं इस बात का एक आइडिया दिया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करना शुरू करेंगे भाई सर्किट सिंबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं। किस चैप्टर में किस चीज के लिए आप क्या यूज करोगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है भाई सेल। ये आपके पास सेल का सिंबल हो गया। मल्टीपल सेल्स अगर ज्वाइन हुए हुए हो तो सिंबल बनता है बैटरी का। इसमें ये जो लॉन्ग लेग्स होते हैं इसके, ये पॉजिटिव टर्मिनल के होते हैं और जो शॉर्टर वंस हैं वो नेगेटिव टर्मिनल के होते हैं। फिर आती है आपके पास पावर सप्लाई। अगर डीसी पावर सप्लाई है तो वैसे शो होती है। एक टर्मिनल प्लस एक टर्मिनल माइनस। अगर एसी पावर सप्लाई है तो आपके पास उस पावर सप्लाई के दरमियान में ना एक वेव बनी हुई होती है। एसी पावर सप्लाई क्या चीज होती है? हमारे घरों में आने वाला करंट होता है बेसिकली। और इस करंट का जो पर्पस होता है वो, या कह लो कि इसका जो हिसाब किताब होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे, ये ऑल्टरनेटिंग होता है। इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, जबकि डायरेक्ट करंट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उसकी डायरेक्शन फिक्स्ड होती है। तो वो भी अब आपके साथ डिस्कस किया जाए। सेल, बैटरी, डीसी पावर सप्लाई एंड एसी पावर सप्लाई, ये आपके पास पावर सोर्सेज हैं जो आपके सर्किट को चलाने के लिए यूज हो रही होती है और आपके वो लेवल्स के लिहाज से आपके लिए जरूरी है। इसके बाद आपके पास आते हैं कंज्यूमर्स, जिसमें आपके पास सबसे पहला होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरह है। ये हमारा फिक्स्ड रेजिस्टेंस। इसका पर्पस क्या है अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर एक आता है वेरिएबल रेजिस्टर, जिसको दूसरे अल्फाज में आप रियोस्टेट भी कहते हैं। उसका सिंबल होता तो ऐसा है जैसे कि फिक्स्ड रेजिस्टर का है, लेकिन क्योंकि उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं तो उस पर इस तरह से एक एरो बनाया जाता है कि उसकी वैल्यू को कम ज्यादा किया जा सकता है। फिर आता है आपके पास एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जिसको आप एब्रिविएट करके पढ़ते हैं LDR। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी कुछ ऐसे होती
और इसी तरह एक आता है आपके पास जिसे आप कहते हैं थर्मिस्ट। Thermistor is actually a temperature dependent resistor. ये एक ऐसा रेजिस्टर है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसकी रेजिस्टेंस या जिसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। फिर एक चीज है जिसे आप कहते हैं फिलामेंट लैम्प। ये आपका फिलामेंट है। ये आपके कुछ वो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जो टेक्निकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने का काम कर रहे हैं। तो हमने कुछ सप्लायर्स देख लिए, कुछ कंज्यूमर्स देख लिए। अब हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपके पास मीटर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं मेजरमेंट करने के लिए। जैसे कि एक है हमारे पास एम मीटर। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो करंट मेजर करने का काम। एम मीटर की तरह जैसे एम मीटर करंट मेजर करता है, ये आपको वक्त के साथ साथ खुद याद भी हो जाए। वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज मेजर करके दे। इसी तरह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप कहते हैं गैल्वेनोमीटर। होता ये भी एम मीटर की तरह ही है, या एक तरह से एम मीटर ही, लेकिन इसको एप सेंसिटिव एम मीटर कहते हैं। इसको सेंसिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपको ना कि सिर्फ करंट की वैल्यू, उसकी डायरेक्शन भी, बल्कि छोटे करंट्स को मेजर करने में भी हेल्प करता है। स्मॉल एम्पेयर्स ऑफ करंट, जैसे मिली एम्पेयर्स में कोई करंट है सर्किट के अंदर, तो उसके लिए आप गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करें। फिर कुछ मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जैसे डायोड होगी। ये कहाँ है, क्या इस्तेमाल होता है इसका, इस सब के ऊपर अभी आगे गुफ्तगू आएगी इस चैप्टर के अंदर। और एक जिसे आप कहते हैं एलईडी। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। ये एक ऐसा डायोड होता है जिसमें से लाइट इमिट। इसका सिंबल वैसे ही होता है, बस इस पे एरो बने हुए होते हैं। एक सिंबल है कनेक्शन का, कि अगर कहीं से कोई तार अटैच हुआ हुआ है तो हम इस तरह से एक डॉट बनाते हैं शो करने के लिए कि ये वायर यहाँ से कनेक्टेड है। और एक है स्विच। ये स्विच का सिंबल होता है, ये ओपन है, ये क्लोज हुआ। ये वो कुछ सिंपल सर्किट सिंबल्स हैं जो आप अपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे होते हो। और
मुख्तलिफ सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए, उनकी वर्किंग समझने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अब बात की जाती है भाई यहाँ पे जरा करंट के। हाउ डू वी डिफाइन करंट या व्हाट इज करंट? देखो, करंट का जो जनरल वर्ड है, करंट यूज होता है मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए। कोई चीज अगर चल रही हो उसको आप करंट का नाम। तो सर बेटा, आई शेयर द पीडीएफ आफ्टर द लेसन। तो अगर आपने अभी नोट नहीं किया, फिर आप उस पीडीएफ से लिख लेना, कोई मसला नहीं है। अभी आप समझ लो इत्मीनान से। करंट की जब आप बात करते हो तो करंट को आप डिफाइन करते हो एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, या फिर कभी कभार ऐसे भी बोलते हो आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दो तरीके से आप करंट को डिफाइन करते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेट ऑफ फ्लो का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग। रेट ऑफ फ्लो का मतलब ये भी होता है कि हाउ क्विकली आर दे मूविंग फ्रॉम सर्टेन पॉइंट। कहीं से कितने इलेक्ट्रॉन्स कितनी तेजी से जा रहे हैं, इनके फ्लो को, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बहने को आप करंट समझते हो। इसको जनरली इलेक्ट्रिक करंट से भी रेफर किया जाता है बजाय करंट का वर्ड यूज करने के। थोड़ा क्लियर करा जाता है ना इससे मामला कि आप किस चीज के करंट की बात कर रहे हैं। तो इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोला जाता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेशन के एतबार से हम इसको लिखते हैं I इक्वल्स Q ओवर T। I equals Q over T में this Q is the charge that passes, कि भाई कितना चार्ज गुजरा, and this T is the time taken, कि कितनी देर में गुजरा। अगर आपको ये पता है कि भाई कितना चार्ज पास हुआ और कितनी देर में पास हुआ, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि करंट कितना। ये फॉर्मूला जनरली इस फॉर्म में नहीं बल्कि इस फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, Q इक्वल्स आई टी। आप करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपसे करंट नहीं मांगता बल्कि आपसे चार्ज मांगता है। क्या बताइए कितना चार्ज पास हुआ। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। पहले जरा यहाँ इसका ऐसा यूनिट लिख दूं। ऐसा यूनिट अगर आप करंट की बात करते हैं तो वो तो होता है भाई एम्पेयर। कैपिटल ए से आप उसको सिंबलाइज करते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे सवाल ऐसे बनवा सकता है कि भाई a current of 500 milliamperes passes through a lamp in 10 seconds. Calculate charge and number of electrons that passed
इन दैट टाइम। क्या आप ये बताइए कितना चार्ज और कितने इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर टाइम में गया। अब इसमें एक चीज की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जो मैं बताता चलूं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स का होता है। इस इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है। अब एक एग्जांपल का अगर मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊं कि आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले पार्ट में तो मैंने आपसे क्यू मांग लिया ना, चार्ज फॉर्मूला आप जानते हैं, क्यू इक्वल्स आई टी के मुताबिक आप उसको सॉल्व कर। याद रखिएगा बेटा, क्योंकि आप ऐसा यूनिट्स के अंदर आंसर्स निकाल रहे होते हो तो आपकी क्वांटिटीज भी ऐसा यूनिट्स में होनी चाहिए। जैसे कि 500 मिली एम्पेयर्स, आपको मिली हटाना है, उसको आपको एम्पेयर्स में कन्वर्ट करना है। और आपको सूत्र सिखाया गया है जब भी कोई एक्सपोनेंट हटाया जाता है या कोई वैल्यू कोई यूनिट हटाया जाता है प्रीफिक्स, तो उसके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैंने जैसे ही मिली हटाया करंट में से, मैंने मिली के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये था 10 पावर माइनस 3, जिसको आप अपने पास ओ लेवल्स में पढ़ते हैं इस तरह से भी हो कि भाई डिवाइड बाय 1000 करते हैं। और टाइम है 10 सेकेंड का। ये चीज सिर्फ मैंने इसलिए की, ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 है, इस चीज का मकसद ये था टू कन्वर्ट मिली एम्पेयर्स टू एम्पेयर्स। मिली एम्पेयर्स को एम्पेयर में लाना मकसद था इसका। और ये प्रीफिक्सेस के एक्सपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए कि भाई किलो इज 10 पावर 3, मेगा इज 10 पावर 6, मिली इज 10 पावर माइनस 3, माइक्रो इज 10 पावर माइनस 6। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। और हमने बिल्कुल पहले चैप्टर के अंदर ये बात सीखी थी कि भाई whenever you have to remove a prefix, you multiply the value by the exponent of that prefix. तो अगर आपको मिली हटाना है, अब मिली के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई। फाइव हंड्रेड तो मिली में ना, आपको तो ऐसे यूनिट में आंसर्स चाहिए होते हैं। आप मिली में थोड़ी रख के सॉल्व करोगे। यू हैव टू कन्वर्ट दिस फर्स्ट फ्रॉम मिली एम्पेयर्स टू एम्पेयर्स। अब ये हो जाएगा 0.5। अब हुआ ये एम्पेयर्स में। अब आप सॉल्व कर सकते हो, आपका चार्ज आ जाएगा 5 कूलम। ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। अगला पार्ट भी सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं नहीं, I wasn't converting that. अब यहाँ पे पार्ट 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात है। अब देखिए इसके लिए आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करें। कैसे? आप कहेंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर 5 कूलम्स का चार्ज पास हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स पे है। अगर 5 कूलम का चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे टू प्रोड्यूस दैट? तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 टाइम्स एक्स और 1 टाइम्स 5। एक्स हो जाएगा 5 अपॉन 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ भाई।
5 upon 1.6 exponent minus 19, वैल्यू आ रही है 3.125 exponent 19 इलेक्ट्रॉन्स। यानी 1 सेकंड में, सॉरी 10 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए। In 10 seconds, these many electrons were able to pass a point. This is how things work. हारिस, हमने सिर्फ ये किया, हमसे पूछा गया था how many electrons pass a point. So in that time, उतनी देर में 10 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर गए। चार्ज नहीं मांग रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मांग रहे। मुझे ये पता है एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो मैंने पिछले पार्ट में कैलकुलेट कर लिया था कि 10 सेकंड्स के अंदर 5 कूलम्स का चार्ज पास होता है। तो मैं ये निकाल सकता हूं कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतने कूलम्स का चार्ज होता है तो 5 कूलम के चार्ज के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी नीडेड, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता तो इतना चार्ज गुजरता। अभी 5 कूलम का चार्ज पास हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिगर आउट कर लिया। इसके लिए अक्सर एक फॉर्मूला भी लिखवाया जाता है। मैं फॉर्मूले से थोड़ा बचा रहा हूं आपको, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला लिखवाया जाता है कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट, वो ये होता है कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द चार्ज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर, कि अगर आपको चार्ज निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, लेकिन बेहतर तो यही है ना कि आप अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलो। अब बात यहाँ पे ये है कि भाई करंट को हमने ये देखा कि उसका फॉर्मूला क्या है, हमने उसके एसआई यूनिट को सीखा। सही, हमने एक छोटी सी एग्जांपल भी की कि हमसे पूछा क्या जा सकता है पेपर के अंदर रिगार्डिंग अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ करंट। बस याद रखिएगा बेटा, एसआई यूनिट्स का गेम है। चार्ज कूलम्स में होता है, टाइम सेकंड्स में होता है, और करंट एम्पेयर्स में होता है। जब भी आपको क्वेश्चन दे तो आप उसके लिहाज से उसको लेके चलिए। अब यहाँ पे करंट को क्लासिफाई कर देते हैं हम। क्लासिफाई करने में एक आता है मेरे बच्चे हमारे पास डायरेक्ट करंट। बल्कि अभी तो पहले डायरेक्शन क्लियर करता हूं। हमारे पास अगर मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाऊं और उसमें करंट की डायरेक्शन के एक मामला को आपको क्लियर कर, तो एक वी हैव अ रेजिस्टर ओवर हियर। रेजिस्टर इज बेसिकली एन अ कंपोनेंट जो करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज, नाम से अंदाजा होगा ना, रेजिस्टर, द वन दैट रेजिस्ट्स। तो ये करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट, अभी आगे आएगी ये चीज, इसके बाद तफसीली गुफ्तगू होगी। कि हमने एक बैटरी लगाई जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, और मैं इस तरह के दो सर्किट साइड बाय साइड आपको शो कर, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर करंट की डायरेक्शन क्या हो, तो अब प्रॉब्लम ये आई थी
Uzair, मेरे बच्चे, the PDF is uploaded at the end of the lecture in the group. I'll share that. I'll like tell you the link. सही, आप वहां से एक्सेस कर लेना, परेशान नहीं हो, ये आप आराम से कर सकते हो. If you want to take a screenshot, yeah, for sure आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, फिर आप लिख लेना. ठीक है, इससे पीछे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो. ऑलराइट, तो भाई अगर हमसे कोई पूछे वैसे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारे पास दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. एक है इलेक्ट्रॉन फ्लो का, कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहा जाता है. अगर कोई आपसे पूछता है भाई इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं. See, electrons travel from the negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery. लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हम करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव बना. ये डायरेक्शन ऑफ करंट है. अब सवाल ये आता है कि सर ये अलग अलग क्यों? Wasn't current the rate of flow of electrons? तो जिस तरफ करंट जाना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉन भी उसी तरफ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था? ऐसा ही होना चाहिए. असल में फिजिक्स के अंदर ना हम एक कन्वेंशन लेते हैं. हम इलेक्ट्रिसिटी में हर चीज को पॉजिटिव के रेफरेंस से समझा, इसीलिए इस करंट को भी हमने पॉजिटिव के रेफरेंस से बताया, और इसीलिए हमने इसको कहा ये हमारा कन्वेंशनल करंट. मतलब इट्स अ कन्वेंशन दैट वी टेक कि वी शो करंट मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. हालांकि इन रियलिटी करंट इज फ्लोइंग इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन. इसलिए पेपर में कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछे ना ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप कन्वेंशनल करंट बनाइए जो कन्वेंशन आपने लिया. लेकिन अगर कभी एग्जामिनर आपसे पूछे कि मुझे इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखाओ, जब तक वो क्लियरली लिखे ना कि मुझे इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखाओ, उस वक्त तक आप नेगेटिव से पॉजिटिव शो नहीं कीजिएगा. ओनली एंड ओनली इफ ही आस्क यू टू ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, आप नेगेटिव से पॉजिटिव का एरो बनाएंगे. अदरवाइज अगर वो आपसे करंट पूछ ले, आपसे कन्वेंशनल करंट पूछ ले, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उस एरो को ड्रॉ करें, सिर्फ प्लस से माइनस के. बिल्कुल, the rectangular box I drew is called a resistor. And that is our battery. बिल्कुल, तो करंट की डायरेक्शन के बारे में हम कहते हैं भाई करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. वैसे कन्वेंशन है ये जिसकी वजह से आप ये बात लेके चल रहे हो. ठीक है भाई, चले, we'll keep the lesson till here. Inshallah in the next class we're going to take it further. Till then, take care मेरे बच्चों, ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज.